तो यहाँ पे छोटी गाड़ी को इंक्लूड नहीं करा गया, लेकिन अगर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, वहां पे उन केसेस में जो है उसको अलाउ कर दिया गया, इनको अलाउ कर दिया गया। यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन में डाल दी कि एक्सेप्ट कब। पहले तो देखो इसका किस तरीके से है, ये रेड और ग्रीन जो मार्क किया है ना, इसको बड़ा ध्यान में रखना, इसलिए यहाँ पे इस रेड और ग्रीन को काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा ये रेड और ग्रीन। यहाँ पे जो रेड मार्क है वो इंक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन मार्क किया है ना वो उसकी भी एक्सेप्शन है, वो उसकी भी एक्सेप्शन है, मतलब वो पार्ट जो है इंक्लूड है, इसलिए उसको ग्रीन में मैंने मार्क कर दिया है। तो इसलिए ध्यान रखना कि रेड मार्क वाला जब बता रहा हूं तो वो इंक्लूड नहीं में आएगा, और ग्रीन वाला जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, उसका क्रेडिट अलाउ होगा। तो इसलिए पहला जो सबसेक्शन किस तरीके से शुरू हुआ है, सेक्शन 17(5) कहता है कि मैं उप सेक्शन 16 को नहीं मानता, कोई भी क्रेडिट अलाउ नहीं करूंगा। सबसे पहले कहता है मोटर व्हीकल का, मोटर व्हीकल का कहता है नहीं अलाउ करूंगा, रेड में मार्क कर दिया, जिसकी कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% होगी, मतलब छोटे व्हीकल की मैं क्रेडिट अलाउ नहीं करूंगा। 13 से ऊपर वाले का क्रेडिट अलाउ कर दूंगा। वो जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, ध्यान में हो जाना चाहिए कि जहां पे सीटें हमने बनाई थी 15-16 सीटें, मतलब 13 से ज्यादा की सीटें हो जाएंगी, वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन उससे छोटी गाड़ी जो अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी फिर एक्सेप्शन डाल दी, ग्रीन पोर्शन एक्सेप्ट, याद रखो यहाँ पे एक्सेप्ट में क्या डाला, अगर अलाउ कर देंगे, अगर वो जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब जो हमारी ये मान लो सेंट्रो वो गाड़ी है, सेंट्रो गाड़ी जो है ओला उबर में वो चला रहा है बंदा, तो यहाँ पे उसका जो है वो वहां पे उसका क्रेडिट जो है, मतलब रजिस्टर्ड, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ऑब्वियसली, तभी होएगा ना। ये ओला उबर तो चलो ई कॉमर्स के थ्रू हो गई, मतलब कोई अपना पर्सनल कोई जो कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करता है, कोई सर्विसेज देता है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में उसको क्रेडिट उस गाड़ी का मिल जाएगा, राइट। तो उसका क्रेडिट वहां पे उसको मिल जाएगा। साथ में अब छोटी कंपनी की गाड़ी, यहाँ पे वो कहती है, मारुति वाले आ गए, मारुति वाले कहते हैं भैया आपने ये क्या सेक्शन 17(5) बना दिया, ये कहता है कि मैं मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं दूंगा, हमारा तो काम है गाड़ी लेके गाड़ी बेचना, हमारा तो काम है गाड़ी लेना। मारुति वाले आगे, होंडाई वाले आगे, सारे आगे गाड़ी वाले कहते हैं भैया हम तो छोटी गाड़ियां ही बेचते हैं, आप छोटी गाड़ी का आईटीसी अलाउ नहीं करोगे, हमारा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें तो आउटवर्ड सर्विस में आप टैक्स मांग रहे हो, पीछे वाला आईटीसी यहाँ 17(5) में आपने मना कर दिया, तो इसको भी ध्यान में रखा गया। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि इसको भी अलाउ कर देंगे अगर फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल है, मतलब आप गाड़ी ले रहे हो और गाड़ी बेच रहे हो, तो आपने गाड़ी जो ली होगी उसका जो आईटीसी होगा वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है मारुति, होंडाई, फोर्ड, इस तरीके से जो ये रजिस्टर्ड पर हो गए, इनके जो ये गाड़ी बेचेंगे तो भी जीएसटी लगाएंगे, और जो जब ये गाड़ी पीछे से खरीदेंगे तो वहां पे भी इसका उसका भी क्रेडिट इनको मिल जाएगा। अब उसके बाद ड्राइविंग क्लास वाले आ गए, कहते भैया हमारा भी तो, हम तो ड्राइविंग सिखाते हैं, हमारा तो बिजनेस है इस चीज का, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए तो उसको भी एक्सेप्शन में डाल दिया। कहता कोई जो ड्राइविंग स्कूल चला रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है ऑन ड्राइविंग, तो उसके जो मोटर व्हीकल है उसको भी आईटीसी उसका मिल जाएगा। तो पहले सिर्फ इतना ही पार्ट था, पहले स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये 13% वाली कंडीशन भी नहीं थी, लेकिन जो अपडेटेड चीज है वो हम पढ़ेंगे, पिछली हम बात नहीं करेंगे, सारी चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए कि क्या क्या चेंजेस रहे थे। जो जो उनसे चेंजेस आए हैं वो मैंने डाल दिए इसमें, वो डले हुए हैं। यहाँ पे अब जो है 13% की कंडीशन है, साथ में ये एक्सेप्शन जो है निकल के आते हैं। इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस इसमें, मतलब ये वाले क्रेडिट क्या होगा, इनका क्रेडिट अलाउ होगा, ध्यान में रखना है, अब ये ग्रीन वाले का पार्ट है, ठीक है ना, इनका क्रेडिट अलाउ होगा। लेकिन बड़ी जो बाकी इनके अलावा जो गाड़ियां बनती है, मतलब ये इसको अगर हम कहें तो इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, ये येलो नंबर प्लेट वाली जो है वो उस तरीके से हो गई, याद करने के लिए जस्ट उस वजह से बता रहा हूँ। और जो नॉर्मल पर्सनल पर्पस के लिए जो व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां रहती हैं, उस नंबर प्लेट के उसके उसके लिए जो है उनका क्रेडिट जो है अलाउ नहीं हो। ये जस्ट याद करने के लिए कह रहा हूँ, कोई ये येलो नंबर प्लेट व्हाइट नंबर प्लेट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जस्ट याद करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिकली मार्केट से जो है कोरिलेट कर पाओ, और कोई आपसे पूछे तो आप सजेस्ट कर पाओ, इसलिए जो है इसको जस्ट रिलेट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल चीजों से। अब इसके बाद ए सेक्शन 17(5) का सब क्लॉज ए, जैसे ये ए नाम खुद ही बता रहा है कि ये ए में जो है फर्दर ये नया इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पहले नहीं था, लेकिन ये बाद में जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसमें डाला गया क्या क्या डाला गया, इसमें कहते हैं कि भैया मोटर व्हीकल के साथ साथ हम वेसल का और एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट नहीं देंगे, वेसल का भी क्रेडिट नहीं देंगे, एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट नहीं देंगे।
किसी ने वेसल खरीदा या किसी ने अपने लिए एयरक्राफ्ट खरीदा, अंबानी ने अपने पर्सनल यूज के लिए एयरक्राफ्ट खरीदा, कहता क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे वेसल और एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे कह दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, ग्रीन पार्ट में लिखा है, देखते ही याद आ जाना चाहिए कि एक्सेप्ट मतलब इन में जो है इनका क्रेडिट जो है मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वही कंडीशन, वही पहले केसेस में, पहले तीन में वही तीन सेम जो ऊपर कंडीशन थी कि अगर फर्दर सप्लाई, अगर वेसल और एयरक्राफ्ट लेके बेच रहे हैं तो जब लिया होगा उसका आईटीसी अलाउ हो जाएगा। अगर वो वेसल या एयरक्राफ्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, मतलब इंडिगो एयरलाइंस जैसे कि वो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचा रही है, तो ऐसे केसेस में भी उसका क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के पर्पज से है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, वेसल की ट्रेनिंग हो चाहे वो एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग हो, जब वो सीखते हैं, जो पायलट्स वगैरह जब उनकी ट्रेनिंग चलती है, तो ऐसे केसेस में जब वो एयरक्राफ्ट, वेसल्स ये सारे जब लिए जाते हैं तो वहां पे उसका भी क्रेडिट अलाउ होगा। और साथ में इसके साथ डाल दिया गया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन तो होती है, कई बार गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस तरीके से वेसल और एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, एक गुड्स बाहर से चले और इंडिया में आए, इस तरीके से मूवमेंट के लिए किसी ने वेसल खरीदा या एयरक्राफ्ट खरीदी है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसका क्रेडिट भी जो है अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे किस में आ गए, हमारे अलाउ पार्ट में आ गए, राइट। इनका आईटीसी भी हमें अलाउ होगा, ठीक है। ये वाला आईटीसी अलाउड होगा। देखो 17.5 जो है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना है। 17.5 पहले कहता है बिल्कुल नहीं दूंगा, फिर वो कहता है ठीक है ये कंडीशन है तो दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। अब इसका आता है, इसके बाद आता है ए बी। जैसे ए डाला वैसे ही ए बी भी नया डाल दिया गया। ए बी कहता है इससे सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सो फार रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, व्हीसल एंड एयरक्राफ्ट। अभी तक हमने ऊपर क्या बात करी, सबसे पहले 17.5 में हमने मोटर व्हीकल की बात करी, और डबल ए में क्या बात करी, वेसल और एयरक्राफ्ट की बात करी। यही दो बात करी अभी तक हमने। इन दोनों का क्रेडिट ब्लॉक कर रहा था और इनमें से कुछ कुछ एक्सेप्शन दे दी, उनका क्रेडिट अलाउ कर दिया। अब ए बी क्या कहता है, अब तीसरा आ गया ए बी। वो कहता है इससे, इन दोनों से रिलेटेड, जो अभी हमने पहले दो चीजों की बात करी ना, मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट, इनसे रिलेटेड अब ये आप खरीदोगे तो इनकी इंश्योरेंस भी कराओगे, मोटर व्हीकल की, एयरक्राफ्ट की और वेसल की, और इंश्योरेंस भी कराओगे, इनकी सर्विसिंग भी कराओगे, इनको रिपेयर भी कराओगे। तो इनको जब इंश्योरेंस कराओगे तो भी जीएसटी लगेगा, इनको जब सर्विस कराओगे तो भी उस पर जीएसटी लगा होगा, और इन पे जब रिपेयर कराओगे तो भी जीएसटी लगेगा। तो भैया जब मैंने उसका क्रेडिट नहीं दिया जब आपने परचेज करी थी, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज का, इंश्योरेंस का और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट भी नहीं देंगे। वो कहता है ऊपर क्रेडिट नहीं दिया तो यहाँ भी क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन फिर जैसे ऊपर हमने देखा कि एक्सेप्ट डाल दिया, यहाँ पे भी जो है क्या डाल दिया, यहाँ पे भी कह दिया प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे भी कह दिया कि प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे। कब दे देंगे, जब ये मोटर व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट जो है वो जो है उसी पर्पस से यूज हो रहे हो जो ऊपर अलाउड करे गए हैं, जो ऊपर ग्रीन पार्ट में हमने अलाउ किए हैं, वो वाले केसेस में फॉल कर रहा है। ऊपर ग्रीन पार्ट में कौन सा था, एक तो ये वाला पार्ट था, अगर इन पर्पस में अलाउ कर रहा है तो ये परचेज का आईटीसी मिल जाएगा, ये परचेज का आईटीसी मिल जाएगा ना इन केसेस में, वेसल और एयरक्राफ्ट का। और यहाँ पे व्हीकल के केस में जब ये परचेज किया होगा, ये परचेज के लिए था, तो यहाँ पे जब ये परचेज किए होंगे इनका आईटीसी मिल जाएगा, राइट। अब हम ये वाला परचेज वाला था, इसका आईटीसी अलाउड था, और यहाँ पे वेसल और एयरक्राफ्ट के परचेज का आईटीसी इंडियन केसेस में अलाउड था। तो इनसे रिलेटेड वो कहता है जहां पे ऊपर परचेज का अलाउड किया ना, उन्हीं केसेस का नीचे हम इंश्योरेंस, सर्विस और रिपेयर का भी अलाउ कर देंगे। यहाँ पे ये बात डाल दी, वेयर द मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन ए एंड डबल ए आर यूज फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड देयरइन। अगर ऊपर जहां पे अलाउ किया वहां पे अगर ऊपर अलाउ किया है तो नीचे भी अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर ऊपर ही मना कर दिया उसका आईटीसी, तो उस केस में जो है हम
नीचे भी जनरल इंश्योरेंस, नीचे मतलब जनरल इंश्योरेंस सर्विस और रिपेयर का भी अलाउ नहीं करेंगे। मतलब अगर आईटीसी परचेज के केस में अलाउड होगा तो नीचे भी मिल जाएगा, अगर परचेज में अलाउड नहीं होगा तो इनका भी, इन तीनों का इंश्योरेंस, सर्विस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसका भी अलाउड नहीं होगा, राइट। इसलिए मैंने ये रेड मार्क में मार्क करे हुए हैं, या वैसे अलाउड नहीं होगा, लेकिन जो एक्सेप्शन में डाली है वो ग्रीन पार्ट में यहाँ पे डाल दी है। तो यही मैंने इजी वर्ड में यहाँ पे लिख दिया है, मींस इफ दिस व्हीकल स्पेसिफाइड अबव आर यूज फॉर दोस पर्पस ऑन विच आईटीसी इज अलाउड, अगर वो उसके लिए यूज हो जहाँ पे आईटीसी अलाउड है, देन देयर इंश्योरेंस, सर्विस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज आल्सो अलाउड, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है और इंश्योरेंस सर्विसेज इनका आईटीसी भी मिल जाएगा, राइट। फर्दर कहता है यहाँ पे वेयर आर रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। अगर हमने जो ऊपर बात करी थी, अब वहां पे क्या हमने एग्जांपल लिया था, मारुति का एग्जांपल लिया था, उसके क्या शोरूम थे, उन्होंने लिया बेच दिया। लेकिन अगर कोई कंपनी, जैसे ये कंपनी, अगर हम कहें कोई कंपनी, ऊपर जो हमने बात करी, हम डीलर की भी बात कर सकते हैं, कोई डीलर है उसने मारुति से लिया और बेच दिया आगे, उस तरीके के भी कवर हो जाएंगे ऊपर, जिनका काम है गाड़ियां लेना बेचना काम है, तो वो ऊपर कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर यहाँ पे था फॉर द फर्दर सप्लाई, यहाँ पे था फर्दर सप्लाई करने के लिए जो है यूज हो रही है, यहाँ पे अलग से यहाँ पे मैन्युफैक्चर डाल दिया गया। अगर कोई मोटर व्हीकल बना रही है, कोई वेसल या एयरक्राफ्ट कंपनी ये जो बना रही है, तो इनका भी क्रेडिट जो है अलाउ कर दिया गया। और इनसे रिलेटेड जो इंश्योरेंस होगी उसका भी क्रेडिट, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, इनका जो इंश्योरेंस होगा वो भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया, यहाँ पे उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस होगा वो भी अलाउ कर दिया गया, ठीक है ना। ऊपर जो पार्ट था वो फर्दर सप्लाई के लिए था, यहाँ पे किन के लिए अलाउ कर दिया, जो बना रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ी बना रही हैं, वेसल बना रही हैं, एयरक्राफ्ट बना रही हैं, उनका आईटीसी जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया गया, और साथ ही उनका जनरल इंश्योरेंस को भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया, राइट। क्योंकि ये तो गाड़ियां बना रही है ना, तो इनकी तो सर्विसिंग, अभी तो गाड़ियां बन रही हैं तो सर्विसिंग वाली कोई बात रही नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली कोई बात रही नहीं, तो इसलिए क्या बन गई, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की बात बन गई। तो इंश्योरेंस को यहाँ पे इसलिए अलग से, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के केस में यहाँ पे अलग से इंश्योरेंस को भी यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। कोरिलेट कर पा रहे हो ना प्रैक्टिकली। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन 17 सबसेक्शन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज ए बी जो है हमारा कवर होता है। अब हम करते हैं सेक्शन 5, सेक्शन 17 5 का क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर बी भी क्या कहेगा, वो कहेगा मैं भी 16 को नहीं मानता, आईटीसी नहीं दूंगा। किस किस का नहीं दूंगा, रेड मार्क शुरू हो रहा है हमारा, फूड का नहीं दूंगा, ब्रिवेजेस का नहीं दूंगा, कोई आउटडोर केटरिंग सर्विसेज दो लोगे उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराओगे उसके ऊपर जो जीएसटी होगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज का आईटीसी नहीं दूंगा, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कराओगे उसका आईटीसी भी अलाउ नहीं करूंगा। 17(5) ये सारी बातें कह रहा है कि लीजिंग, लीजिंग के केस में लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, अभी जो ऊपर हमने 3 कवर करे हैं उसी में का दोबारा यहाँ पे बात आ गई, इसको मैं अलग से यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसको अलग से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अभी जो पार्ट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे यहाँ से फूड से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये कहता है कि मैं फूड एंड बेवरेजेस, कोई कंपनी है, कोई कंपनी है वो अपने वो जो है फूड, उसके जो खर्चे रहते हैं रेगुलर फूड एंड बेवरेजेस के खर्चे रहते हैं, वो कोई मान लो कोई आउटडोर कैटरिंग सर्विस, कोई मीटिंग है वो कैटरिंग सर्विसेज ले रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए कैटरिंग सर्विसेज ले रहा है, या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, ये क्या हो गया, ये पर्सनल नेचर की चीजें हो गई। किसी ने ब्यूटी ट्रीटमेंट जाके कराया तो ऐसे केसेस में वो पर्सनल खर्चा है, ये पर्सनल के उसके लिए कंजम्पशन के लिए। हेल्थ सर्विसेज ली किसी ने, कोई जिम की मेंबरशिप ले ली, तो इस तरीके की कॉस्मेटिक, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, तो ऐसी ये चीजों पे जो जीएसटी, इनका क्रेडिट कभी भी नहीं मिलना। ये तीनों को अगर हम बात करें, ये तो तीनों के तीनों जो है बिल्कुल पर्सनल नेचर के हो गए, इनका तो क्रेडिट यहाँ पे अगर हम इनको शॉर्ट में कहें तो इसको हम कहेंगे पर्सनल नेचर के, तो इनका क्रेडिट तो मिलना ही नहीं है टोटली। अभी हम नीचे भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि पर्सनल कंजम्पशन का तो क्रेडिट 17(5) के अंदर ही अभी हम देखेंगे कि वहां पे टोटली ये, यहाँ पे तो अलग 3 लिख दिए गए, लेकिन वहां पे जो है टोटली पर्सनल नेचर के सारे जो है डिसअलाउ कर दिए।
यहाँ पे मेन है फूड एंड बेवरेजेस। अगर कोई कंपनी भी अगर फूड एंड बेवरेजेस अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए फूड एंड बेवरेजेस वगैरह ले रही है तो उस कंपनी को भी उसका क्रेडिट, फूड एंड बेवरेजेस पे भी जीएसटी लगा होगा ना, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई आउटडोर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, उसके लिए केटरिंग सर्विसेज ली उसने उस कंपनी ने, तो उसका भी आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये तो पर्सनल नेचर के हो गए। इसके बाद जो आ जाता है, ये आ जाता है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन दिस। अब ये कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के इधर उधर, ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए जो है एक दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उस आप जो है गुड़गांव में कंपनी है, वो कहती है कि भैया उसने एक ट्रैवल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप जो है ये लोकेशंस है, यहाँ से जो है हमारे एम्प्लॉइज को जो है लेके आओगे और यहाँ पे ड्रॉप करोगे हमारे कंपनी में, और शाम को कंपनी से जो है घर ड्रॉप करोगे। तो इस तरीके का उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, किसी ने रेंट पे लिया, हायरिंग करी ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, तो ये सारी सर्विसेज भी जो हैं वो भी अलाउड नहीं करी जाएंगी। अब ये सारा मना कर दी, सारी बातें मना कर दी, लेकिन फिर उसके बाद क्या डाल दिया, एक्सेप्ट। अब क्या बात आ गई, अब क्या बातें आएंगी, वो अब बातें आएंगी जहां पे अलाउ करा जाएगा। किसको अलाउ किया जाएगा, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयर इन। कौन सा पर्पस, किस पर्पस के लिए होंगी, अगर अगर ये सर्विसेज जो है सेम बिजनेस है, मान लो किसी का कैटरिंग का ही बिजनेस है, किसी का कैटरिंग का ही बिजनेस है और पीछे से वो किसी और से कैटरिंग की ही सर्विस ले रहा है, अगर उसका कैटरिंग का बिजनेस है और वो पीछे से भी कैटरिंग की ही सर्विस ले रहा है, तो ऐसे केसेस में उसका जो क्रेडिट रहेगा वो अलाउ हो जाएगा। किसी का ब्यूटी ट्रीटमेंट का जो है काम है, किसी का काम ही इसी चीज का है और वो पीछे से सर्विसेज भी उसी नेचर की ले रहा है, तो वहां पे उसको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का ये है कि जो हमने सर्विसेज अभी हमने देखा कि ये सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आउटवर्ड सर्विसेज भी हमारी यही सर्विसेज हैं तो उस केस में इनका आईटीसी अलाउ हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, प्रोवाइडेड दैट आईटीसी where on the inward supply used by the registered person for making an outward supply। इनवर्ड सप्लाई ली किसने, रजिस्टर्ड पर्सन ने, किस लिए ली, फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी। इस वर्ड में ध्यान देना है, कौन सी इनवर्ड सप्लाई ली, आउटवर्ड सप्लाई के लिए अंडर द सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी की उसकी, अगर वो आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज देता है और उसने आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ही पीछे से अवेल करी है, उसका क्रेडिट उसको अलाउड हो जाएगा। या फिर उसने अगर ली है ऑन द एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कंपोजिट ऑफ मिक्स सप्लाई, देखते ही याद आना चाहिए, सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में हमने बात करी थी। कंपोजिट सप्लाई कौन सी होती है और मिक्स सप्लाई कौन सी होती है। दोबारा से नहीं, हम दोबारा इसमें डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हमें ध्यान होना चाहिए। हमने बहुत अच्छा टाइम लगाया था और 2 बार इसके ऊपर डिस्कशन करी थी। जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, डेफिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो भी हमने कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पढ़ा था, और जब हमने सेक्शन 8 पढ़ा था तो भी दोबारा पढ़ा था। इसलिए मैं अब इसकी बात दोबारा से नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो हमें आईटीसी से इसको लिंक करना है वो यही है कि अगर इसका आईटीसी, अगर अगर वो कंपोनेंट हमारा आउटवर्ड सप्लाई के लिए वो इनवर्ड सप्लाई यूज हो रही है, वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है वो इनवर्ड सप्लाई, या हम कहें वो मिक्स्ड सप्लाई का पार्ट है, कोई हम गिफ्ट पैक कर रहे हैं और वो गिफ्ट पैक के लिए जो है हमारा वो इनवर्ड सप्लाई यूज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है उसका रिलेटेड आईटीसी, ये जो ऊपर वाले जो आइटम थी वो यूज हो रहे हैं, उसका आईटीसी उसमें मिल जाएगा। या कंपोजिट सप्लाई में ये ऊपर जो डिसअलाउंस है वो सारे रेड में जो मार्क हैं वो अगर मिक्स हो रहे हैं तो वो भी अगर आउटवर्ड सप्लाई में यूज हो रहे हैं तो वो यूज हो जाएगा। या हम यही सर्विसेज जो है आउटवर्ड सप्लाई हैं और पीछे से यही सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं, जो हमने सेम कैटेगरी वाले वर्ड में ध्यान दिया, सेम कैटेगरी, अंडर द सेम कैटेगरी, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी इन केसेस में जो है इनका क्रेडिट अलाउ होगा। राइट, अब कौन सा क्रेडिट इसके अलावा और कौन सा डिसअलाउंस है, कहता है लाइफ इंश्योरेंस कराओगे उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। राइट,
तो हमने बी के पार्ट 1 में देखा कि कौन कौन सा क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहता है कि किसी क्लब की मेंबरशिप लोगे उस पे जो जीएसटी लगा होगा उसका भी क्रेडिट नहीं देंगे। कोई हेल्थ और फिटनेस सेंटर, कोई जिम की मेंबरशिप, कोई जिम जा रहे हो वहां पे फीस दी है उस पे जो जीएसटी मिलेगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहता है और कौन सा क्रेडिट नहीं देंगे, कहता है ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन द वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। किसी को एलटीसी वगैरह दी, ठीक है, किसी का एम्प्लॉयर ने एलटीसी वगैरह पे करी, तो ऐसे केसेस में जो खर्चे पे करे कंपनी ने उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ आया होगा कि ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय उसमें खर्चे पे करे, लेकिन उसका भी क्रेडिट उसको नहीं अलाउ होगा। तो सेक्शन 17(5) का क्लॉज नंबर बी ये सारे के सारे एक्सेप्शन को जो है मना करता है। इसमें क्या एक्सेप्शन फर्दर और डाल दी, एक्सेप्शन मतलब जो कौन सा अलाउ कर दिया गया, कहता है कि अगर आईटीसी अलाउ हो जाएगा, किसका आईटीसी अलाउ हो जाएगा, अगर ये जो सर्विसेज जो हमने बात करी पॉइंट नंबर 3 में जो ट्रैवल बेनिफिट दिए हैं, ये जो ट्रैवल बेनिफिट दिए हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए हैं मतलब एलटीसी की पेमेंट कर दी, तो इस तरीके से जो ट्रैवल बेनिफिट जो दिए हैं वो अलाउ कर दिए जाएंगे। कब अलाउ कर दिए जाएंगे, जब ये बेनिफिट देना मैंडेटरी हो, ऑब्लिगेटरी, where it is obligatory for the employer to provide the same to the employee under any law। अगर किसी लॉ के तहत जो है ये सर्विसेज देना मैंडेटरी है एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय को, तो ऐसे केसेस में उससे रिलेटेड आईटीसी जो है अलाउ कर देंगे। लेकिन वो अपनी मर्जी से अगर दे रहा है तो वहां पे उसका आईटीसी जो है अलाउ नहीं करा जाएगा। तो हमने सेक्शन 17(5) के क्लॉज बी में क्या क्या कवर किया, इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एक बात करी गुड्स फूड एंड बेवरेजेस की बात करी, ये भी अलाउ नहीं होगा। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज भी अलाउ नहीं होंगी। कोई पर्सनल, ये तो हमने तीनों के तीनों जो है एक ही बॉक्स के अंदर डाल दिए थे, जहां जिसको हमने नाम दिया था फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। ये भी तीनों के तीनों अलाउ नहीं होंगे। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से और थे, हेल्थ और रेंट, हेल्थ, लाइफ हेल्थ और इंश्योरेंस। इसके अलावा हमने रेंट अ कैब, जहां पे हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने ये लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की जहाँ पे बात करी थी, वो भी रेंट अ कैब अगर सर्विसेज ले रहे हैं उससे रिलेटेड भी क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। लेकिन इसकी हमने एक्सेप्शन देखी थी। एक्सेप्शन मतलब क्या होगा, ये क्रेडिट कब अलाउ होगा, तो एक्सेप्शन कहता है अलाउड ओनली इफ goods or services of a particular category are used toward making taxable outward supply under the सेम कैटेगरी। अगर हमारी आउटवर्ड सप्लाई भी हमारी इनवर्ड सप्लाई और हमारी आउटवर्ड सप्लाई की सेम कैटेगरी में है, अंडर द बोथ, दोनों के दोनों सेम, दोनों सेम कैटेगरी में है, तो जाके जो है हमारा उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज जो है नहीं होगा, सेम कैटेगरी में है तो अलाउ हो जाएगा। ये हमने पहली एक्सेप्शन पढ़ी। इसके अलावा हमने क्या क्या कवर किया, इसके अलावा हमने बात करी कि ये लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के क्या एक्सेप्शन थी, अलाउड ओनली इफ वेयर द सर्विसेज आर नोटिफाइड एज ऑब्लिगेटरी बाय द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू द एम्प्लॉई। अगर ये मैंडेटरी हो जाए, मैंडेटरी रहेगा तो उस केस में जो है वहां पे जो है उसका क्रेडिट जो है अलाउड कर दिया जाएगा। अगर अदरवाइज उसका क्रेडिट, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलना नॉर्मल केसेस में। इसके बाद हमने मेंबरशिप ऑफ क्लब और हेल्थ क्लब क्या क्या कवर किया, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ क्लब एंड फिटनेस सेंटर और ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय, ये तीनों के तीनों जो है ये तो अलाउड होने ही नहीं है, ये तीनों अलाउड होने ही नहीं है। ये सारे हमने यहाँ पे बात करी, राइट। इसके अलावा इसके अलावा कौन कौन से अलाउड नहीं है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है सेक्शन 17(5) का सबसेक्शन सी कहता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो है इसकी डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 में कवर करी थी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, वो सारी चीजें वहां पे हमने कवर करी थी, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो जाएंगी। तो वो कहता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब प्लांट एंड मशीनरी के केस में जो है हमारा अगर तो उस केस में अलाउड रहेगा, लेकिन अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे केसेस में जो है उसका आईटीसी हमें अलाउ नहीं होगा। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन डाल दी कि अगर इनपुट सर्विसेज जो है हमारी फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, तो हमें आईटीसी अलाउड होगा। मतलब जो हमने ऊपर देखा वही एज इट इज सेम, कि हमारी आउटवर्ड सर्विस भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो और इनवर्ड सर्विस भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, तो हमें उसका आईटीसी जो है अलाउड हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिख दी गई है, आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अलाउड ओनली व्हेन टेकन फॉर आउटवर्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, राइट। तो आउटवर्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को अगर अगर अब हम दे रहे हैं आउटवर्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कुछ ली है, तो उसका आईटीसी हमें अलाउड हो जाएगा, राइट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले ली, तो उसमें हमने फर्दर जो है अलग अलग जो है पेंटर को अपॉइंट कर लिया विद मटेरियल। अब पेंटर से हम जो है वो अपना मटेरियल लाएगा, अपनी लेबर लाएगा और पूरे के पूरे फ्लोर को जो है वो पेंट कर देगा। तो उससे हमने जो है ठेका ले लिया कि वो कहता भैया एक फ्लोर के मैं 1 लाख रुपए लूंगा, तो 1 लाख में वो अपना पेंट वगैरह भी सारा चीजें भी लेके आएगा और उसकी लेबर भी होगी। तो ऐसे में हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट, हम मान लो बिल्डर है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं और हमने पेंटर को अपॉइंट किया, तो हम अब मान लो हम जो फ्लोर बना रहे हैं वो 20 लाख का बना रहे हैं, तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई 20 लाख की हो गई। हम उसके ऊपर जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हमारी हो जाएगी, वो उसके ऊपर हम जो अगर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी अगर हम शेड्यूल 2 के हिसाब से कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें जीएसटी पे करेंगे, तो हमें उसका क्रेडिट भी अलाउ, अगर जो हमने पेंटर से 1 लाख रुपए की सर्विस ली है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, उस पे जो वो हमें जीएसटी लगा के देगा, उसका क्रेडिट यहाँ पे हमें अलाउ हो जाएगा। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हम जो है इसमें कंसिडर कर सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए। सेक्शन 17(5) का क्लॉज डी कहता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी on his own account, including when such goods or services or both are used for the furtherance of business। इसमें क्या था बेसिकली, अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसी से कोरिलेट करके चलते हैं, तब ज्यादा बेटर इसको ये वाला प्रोविजन जो है हमें क्लियर होएगा कि कैसे हमें चलना है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें मैंने क्या बताया कि एक हमने पेंटर हायर किया, एक बिल्डर ने, हम मान लेते हैं बिल्डर है, ठीक है, हमने हमारे एक फ्लोर के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, हम एक फ्लोर बना रहे हैं या बिल्डिंग, कुछ भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, हमें पर फ्लोर जो है 20 लाख रुपए का हमारा है कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। हमने 1 लाख रुपए पर फ्लोर जो है ये हमने जो है आगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले ली इससे कि भैया मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी, ठीक है। तो इसने कहा, इसने हमें हमें बिल दे दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसकी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गई। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों की दोनों है इसमें, इसने 1 लाख रुपए में इसका जो है मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गई। इस पे जीएसटी लगा दिया इसने 18% मान लेते हैं, तो 18,000 रुपए, तो 1,18,000 का हमने इसको जीएसटी दिया, तो हमारे को ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, राइट। तो हम जब सेल ये करेंगे, फ्लोर बेचेंगे, हमारे को भी इस पे मान लेते हैं शेड्यूल 2 में है, हम भी इसके ऊपर 3.6 लाख हमारी आउटवर्ड सप्लाई रहेगी, राइट। ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई। अब हमें 18,000 का आईटीसी अलाउ हो जाएगा, हम एक्सेप्शन में फॉल कर गए ना, हमें ये जो है ये अलाउ हो जाएगा जब हम ये वाली हमारी हमें ये पे करना होगा, आउटवर्ड सप्लाई में पे करना होगा, तो ये हमें अलाउ कर देंगे उस टाइम पे, राइट। अब इसने क्या करा, अब मान लेते हैं ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ली इसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ली, इसने सिर्फ और सिर्फ वो किया, इसने सिर्फ और सिर्फ इसने कहा कि लेबर मैं अपनी लगा लूंगा, या फिर या इसने कहा कि मटेरियल बहुत महंगा लगा रहा है तो 1 लाख रुपए, तो ऐसा कर कि तो जो है अपनी मटेरियल मैं दे दूंगा, तो अपना ठेका ले ले कि, और ठेके के हिसाब से बता दे भाई तो क्या चार्ज लेगा, उसने कहा मटेरियल जो लगेगा मैं दूंगा। तो इसने सिर्फ लेबर प्रोवाइड करी, या इसको हम कहें इसने खाली सर्विसेज दी, और इसने कहा 40,000 रुपये लगेंगे, तो क्या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं है। तो ऐसे केसेस में
यहाँ पे इसके ऊपर भी ये जीएसटी लगाएगा, मान लेते हैं सेम रेट ही 18%, तो 40,000 पे 18% कितना हो गया, 40,000 18%, 7200 रुपये, 7200 रुपये इसने इसमें जीएसटी लगा दिया, 47200 का इसने इनवॉइस दे दिया, राइट। तो यहाँ पे अब ये वाली जो सर्विस थी ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस थी, तो ये क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है? नहीं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तब होगी जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगी और वहां पे मटेरियल प्लस लेबर होगी। यहाँ पे दूसरे वाले केसेस में, इस वाले में मटेरियल है ही नहीं, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे इस ऐसी सिचुएशन के लिए जो है यहाँ पे जो है अलग से क्लॉज नंबर डी कहता है गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई गुड्स और सर्विसेज आपने रिसीव करी हैं बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो अलाउ नहीं करी जाएंगी। तो यहाँ पे जो इसने पेंटर ने ही मान लेते हैं, इसने जो खाली ये वाली सर्विसेज ली, इसने खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ ये वाली सर्विसेज ली, तो यहाँ पे इसका जो 7200 का आईटीसी है ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे इसने सिर्फ सर्विसेज ली है, राइट। ये खाली सर्विसेज ली है। दोबारा दिखा देता हूँ, उसमें प्रोविजन में क्या था, वेयर गुड्स और सर्विसेज, हमने अपने एग्जांपल में ये वाली सर्विसेज को कंसिडर किया कि हमने सर्विस ली, रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन कौन था हमारे एग्जांपल में? बिल्डर। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन, या फिर इंक्लूड वेयर द सच गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसने बिजनेस के लिए यूज करी, तो यहाँ पे भी ऐसे केसेस में अगर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो जाती तो वहां पे उसको क्रेडिट मिल जाता, लेकिन उसने सिर्फ गुड्स या फिर सिर्फ सर्विसेज कहें तो वो अवेल करी, उसको क्रेडिट वहां पे उसको नहीं मिलेगा। इस केस में जो अभी हमने ऊपर बात करी, इसमें जो ये वर्ड टर्म यूज हुई है यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा? कंस्ट्रक्शन में रिकंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होगा, रेनोवेशन कराएंगे वो भी इंक्लूड होगा, कोई एडिशन, हम एडिशन कराया, कोई और हमने एक फ्लोर बना लिया, या फिर कोई रिपेयर कराई, उस बिल्डिंग की रिपेयर कराई, ऑल्टरेशन कराई, तो ये सारी की सारी मान ली जाएंगी कि ये जो है कंस्ट्रक्शन हुई है। टू द एक्सटेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम इसको कैपिटलाइज भी करेंगे अपने बुक्स में इसका एक्सपेंस, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रिनोवेट कराया है हमने घर, चाहे कुछ एडिशनल बनाया है, कोई फ्लोर बना दिया, कोई ऑल्टरेशन करा दी उसकी, कोई रिपेयर वगैरह कराया उसमें, तो ये सारा जो है कंस्ट्रक्शन मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए यूज होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज जो है ये 17.5 में डिसअलाउ हो जाएगा। और क्या क्या डिसअलाउंस है 17.5 में? 17.5 में पॉइंट नंबर ई आता है। पॉइंट नंबर ई कहता है जहां पे गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों ली हैं जो कि ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 कौन सा था? हमने बहुत ही डिटेल में किया है, सेक्शन 9, 10, 11 हमने अलग से बहुत टाइम लगाया था इसमें। सेक्शन 10 हमें पता होना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम, अगर नहीं ध्यान आ रहा तो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, रिवाइज साथ साथ नहीं हो रहा तो दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें साथ साथ अगर रिवाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। कंपोजिट डीलर के लिए था, कंपोजिट डीलर के लिए ऑप्शन होता है कि हमें नॉर्मल स्कीम में जाना है, कंपोजिशन स्कीम में जाना है। कंपोजिशन में हमने बात करी थी, कंपोजिशन में जो टैक्स पे करता है वो सप्लायर अपनी जेब से जो है, क्योंकि कम रिड्यूस टैक्स होता है, वो अपनी जेब से पे करता है, वो बायर से कलेक्ट नहीं करता। तो ऐसे केसेस में इससे रिलेटेड जो आईटीसी है, जो कंपोजिट डीलर ने जब वो सप्लाई 100 रुपए का, मान लो मैंने कंपोजिट स्कीम ले रखी है, मैं सप्लायर हूँ, तो मैं 100 रुपए का सेल कर रहा हूँ, मान लो मैं 1% मुझे पे करना है, तो मैं 100 रुपए जो है वो जो है सेल जो करूंगा 100 रुपए की, 100 रुपए ही बायर से लूंगा, और जब उसको जब मेरा टैक्स पे करने का टाइम आएगा तो मैं क्वार्टरली उसका जो टैक्स पे करूंगा, और 1 रुपए जो है मैं अपनी जेब से जो है गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। और जो अब ये 100 रुपए मैंने लिया, वो मैंने 100 रुपए जब लिया होगा तो उसके ऊपर, उस बिल के ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला होगा, तो वही उस बिल के ऊपर जो आईटीसी लगा होगा उसका क्रेडिट है, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कंपोजिट डीलर तो रिड्यूस रेट पे टैक्स पे करता है अपनी जेब से, उसको आईटीसी नहीं मिलता। तो सेक्शन 17.5 ये सेक्शन बताता है, उसका क्लॉज नंबर ई बताता है कि कंपोजिट डीलर को जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देता है सेक्शन 17.5। इसके बाद सेक्शन 17.5 का क्लॉज नंबर एफ कहता है कि
अगर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिसीव करी है किसने, एनआरटीपी ने। एनआरटीपी कौन होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कोई पर्सन बाहर का, जो कि बाहर का पर्सन जो कि इंडिया में आ रहा है और वो ओकेशनली जो है कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में वो रजिस्ट्रेशन लेगा एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, हमने वहां पे बात करी थी। इसको भी आईटीसी अलाउड नहीं होता, लेकिन इसको आईटीसी, एक आईटीसी अलाउड होता है। कौन सा आईटीसी अलाउड होता है, इंपोर्ट के ऊपर। अगर ये एनआरटीपी जो है कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो इंपोर्ट के ऊपर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो उसने आईजीएसटी पे किया होगा, उसका क्रेडिट इसको अलाउड हो जाएगा। अदरवाइज जो है एनआरटीपी को जो है क्रेडिट अलाउड नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का आईजीएसटी का क्रेडिट अलाउड होगा, और कोई क्रेडिट नहीं। इंपोर्टेड होना चाहिए, अगर इंपोर्ट कराया है तो जाके ही जो है उसका क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज कोई भी क्रेडिट अलाउ नहीं होता। पॉइंट नंबर जी बताता है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड्स है, तो जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब यहाँ पे पर्सनल ग्रूमिंग वाली बात हुई थी, जहाँ पे ऊपर हमने यहाँ पे बात करी थी ना, हेल्थ केयर सर्विसेज की, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि नीचे हम देखेंगे कि पर्सनल को सारा का सारा ही डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर जी में जो है पर्सनल कंजम्पशन को सारा का सारा ही डिसअलाउ कर दिया गया है, कोई भी क्रेडिट जो है पर्सनल कंजम्पशन का है नहीं मिलेगा, राइट। इसके अलावा पॉइंट नंबर एच कहता है कोई गुड्स जो है गुम गए, लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ, या फिर गिफ्ट कर दिए या फ्री सैंपल दे दिए। अगर इस तरीके से हमारे पास जो गुड्स पड़े थे, मैं कोई चीज सेल करता हूँ, और वो मेरे से मैं जो सेल करता हूँ, मान लो मैं कैलकुलेटर ये सेल करता हूँ, ये कैलकुलेटर मेरा जो है ये चोरी हो गया, घूम गया, या टूट गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, मैंने गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया, किसी तरीके से हमारी आउटवर्ड सप्लाई होनी चाहिए, वो एक तरीके से हो गई, उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, तो उससे रिलेटेड आईटीसी जो रहेगा वो भी हमें आईटीसी भी अलाउ नहीं होगा, आईटीसी भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर एच कहता है कि अगर लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ कर दी, और बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल के तहत कर दी, तो ऐसे केसेस में तो ये सारे के सारे जो है इससे रिलेटेड आईटीसी भी जो है हमारा उसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर आई, लास्ट पार्ट जो है इसका, वो क्या कवर करता है, वो कहता है, पार्ट नंबर आई कहता है कि एनी टैक्स पेड, जो टैक्स पे किया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129, 130, इन सेक्शन के तहत कोई टैक्स पे किया है। सेक्शन 74 क्या बात करता है कि सेक्शन 74 अगर हमने कोई फ्रॉड किया है इंटेंशनली, अगर कोई इंटेंशनली फ्रॉड किया है, तो ऐसे केसेस में भी उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो वहां पे हमारे को नहीं मिलता। तो उसकी जो डिमांड है, फ्रॉड हमने इंटेंशनली फ्रॉड किया है कोई, हम उसके रिलेटेड टैक्स पे करना पड़े, उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 129 कहता है कि जहाँ पे हमने बिना ई वे बिल बनाए जो है गुड्स की मूवमेंट कर दी, और हमने ई वे बिल बनाना था, बिना ई वे बिल के भेज दिया, और वहां पे हमें जो है रोक लिया गया, रास्ते में रोक लिया, उसने जो है हमारे को डिमांड रेज कर दी, हमें टैक्स पेमेंट करनी पड़ी, उसका क्रेडिट भी अलाउ नहीं होगा। 17(5) कहता है क्रेडिट नहीं मिलेगा टैक्स वहां पे अगर आप डिमांड पे कर रहे हो। सेक्शन 130 कहता है मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के माल भेज रहे हो, पकड़े गए, सेक्शन 130 पे जो टैक्स पे करोगे उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17(5) की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों में उसने हमारा क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसने हमारे क्रेडिट को सेक्शन 16 अलाउ कर रहा था, सेक्शन 16 हमें अलाउ कर रहा था, लेकिन 17(5) ने जो है वो सारा का सारा क्रेडिट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसको हम कहेंगे इन एलिजिबल क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो कौन कौन से थे, चार्ट फॉर्म में इसको रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से हमने सेक्शन 17(5), बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साथ साथ छप जाना चाहिए, इसको बार बार 2-4 बार इसको साथ साथ रीड करना, ताकि ये सारे डिसअलाउंस जो है हमें याद होने चाहिए कि कोई भी किसी की क्लाइंट का काम कर रहे हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए ये वाला ये ऐसा ना हो इनका हम क्रेडिट ले लें, इसका क्रेडिट हमने ले लिया तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमने मान लो मोटर व्हीकल का, सबसे पहले वाले में बात करें, मोटर व्हीकल का अच्छा खासा आईटीसी अमाउंट निकल के आता है, हमने उसका क्रेडिट मान लो ले लिया, किसी का गलती से हमने क्रेडिट ले लिया, तो अच्छा खासा अमाउंट था,
तो हम उसका क्रेडिट अवेल हो गया, 17(5) का जो है प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन हो गया, और गलत आईटीसी लेने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो भी हम आगे रेफर करेंगे। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें जो नॉन आईटीसी हैं, जो जो हमें नहीं मिलने आईटीसी, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे आईटीसी हमें अवेल नहीं करने किसी भी हालत में। तो हमने कौन कौन से देखे, हमने सबसे पहले मोटर व्हीकल की बात करी थी, मोटर व्हीकल की बात करी। उसके बाद दूसरे नंबर पे डबल ए में हमने बात करी एयरक्राफ्ट और वेसल के डिसअलाउंसेस में। ठीक है, मोटर व्हीकल ये